नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, यह है हमारी सामान्य विज्ञान की क्लास, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे सामान्य विज्ञान के मिक्स टाइप प्रश्न, जो कि पहले एग्जाम्स में आए हैं और आने वाले एग्जाम में भी इनके आने की पूरी संभावना है। आइए तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला प्रश्न है, एलर्जी को दूर करने के लिए कौन से विटामिन की जरूरत होती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा विटामिन सी की जरूरत होती है। और दोस्तों, यह प्रश्न पटवारी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। वहीं मैं आपको बता दूं, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अंकुरित गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों, अंकुरित गेहूं में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और विटामिन ई का रासायनिक नाम है टैकोफेरॉल्स। इसे भी दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों, विटामिन से संबंधित प्रश्न पटवारी के एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। इस वजह से मैंने जितने पॉसिबल हो सके उतने विटामिन से और मानव रोगों से संबंधित प्रश्न इस वीडियो में डाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। सभी विटामिन के बारे में प्रश्न मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगला प्रश्न है, मानव आंख को स्वस्थ रखने के लिए कौन से विटामिन की जरूरत रहती है? तो दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी की जरूरत मानव आंख के लिए रहती है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, मानव आंख के लिए विटामिन सी और विटामिन ए दोनों की जरूरत रहती है। अगर ऑप्शन में विटामिन ए और सी दोनों दिया है तो सही जवाब विटामिन ए रहेगा, लेकिन अगर विटामिन ए ऑप्शन में नहीं है तो आपको विटामिन सी ऑप्शन में सही जवाब लगाना है। विटामिन सी हर प्रकार की एलर्जी एवं स्किन डिसीज के लिए भी उपयोगी है। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ वयस्क पुरुष को कितनी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 4000 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है एक स्वस्थ वयस्क पुरुष को। अगला प्रश्न, एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? तो दोस्तों, एपिलेप्सी रोग का संबंध नाड़ी संस्थान से है। अगला प्रश्न, कपास के बीज में किस विटामिन की अधिकता होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, टैकोफेरोल्स यानी कि विटामिन ई की अधिकता होती है कपास के बीज में। विटामिन ई को ही प्रजनन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है और यह प्रश्न भी दोस्तों पहले कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस विटामिन को प्रजनन विटामिन के रूप में जाना जाता है। तो सही जवाब होगा विटामिन ई, टैकोफेरोल्स। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की थी, सॉरी, चेचक के टीके की खोज की थी। अगला प्रश्न, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यह भी पटवारी में पूछा जा चुका प्रश्न है। यह देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। साथ ही एक प्रश्न बनता है, पेनिसिलिन किसके द्वारा बनाया जाता है? तो याद रखिएगा, पेनिसिलिन कवक द्वारा बनाया जाता है और पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। अगला प्रश्न, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। अगला प्रश्न है, घरों में दी जाने वाली विद्युत किस तरह की होती है? तो दोस्तों, यह 220 वोल्ट की एसी विद्युत धारा होती है और 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है। अगला प्रश्न, वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, राइट्स ब्रदर ने वायुयान का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, भोर के तारे के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, शुक्र ग्रह को, जिसे इंग्लिश में वीनस कहते हैं, और भोर के तारे को मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, शुक्र ग्रह को आसानी से आकाश में चमकता हुआ देखा जा सकता है, इसी कारण से शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो दोस्तों, शनि ग्रह यानी कि सैटर्न के सबसे अधिक उपग्रह हैं। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक के नाम से शुरू हुआ था? दोस्तों, यह प्रश्न भी पटवारी में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल के नाम से
नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। अगला प्रश्न है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यूरेनियम के समस्थानिक उपयोग किए जाते हैं चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए। अगला प्रश्न, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न, रबी की फसल के लिए कोर अवधि क्या है? दोस्तों इस तरह के प्रश्न पटवारी में पूछे जाते हैं। तो 4 सप्ताह या 1 महीना रबी की फसल के लिए कोर अवधि कहलाती है। अगला प्रश्न, फसल बोने से लेकर उसे काटने तक के दिनों के समय को क्या कहलाता है? दोस्तों इस समय को फसल काल कहते हैं। फसल को बोने से लेकर उसके काटने तक, यानी कि जितने समय के लिए वह लगी रहेगी, उसे फसल काल कहते हैं। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों अस्तु को जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान दोनों का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। और अगर आपसे फूलों का अध्ययन पूछा जाए तो याद रखिएगा, फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, फसल के पूर्ण काल में उसे दी जाने वाली सकल पानी की गहराई क्या कहलाती है? तो दोस्तों यह डेल्टा कहलाती है। पूर्ण काल में जितनी गहराई, यानी कि जितनी इंच में या फीट में पानी दिया जाता है, वह डेल्टा कहलाता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। वहीं पीएच मान के बारे में मैंने विस्तार से आपको समझाया था कि 0 पे उदासीन यानी कि न्यूट्रल रहता है, 0 से 1 से लेकर 7 तक एसिडिक यानी कि अम्लीय कहलाता है, और 7 से लेकर 14 तक बेसिक यानी कि क्षारीय कहलाता है। तो इसे भी याद रखिएगा। पीएच मान से प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। ये 0 नहीं दोस्तों, 7 है यहाँ पे। 1 से लेकर 7 एसिडिक, 7 से लेकर 14 बेसिक। अगला प्रश्न, किस धातु के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, पोलिनियम धातु के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। दोस्तों ये पोलोनियम है, पोलिनियम नहीं। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, पोलोनियम वही धातु है जिसका आविष्कार मैडम क्यूरी ने वर्ष 1898 को किया था। अगला प्रश्न है, खाना पकाने की गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? यानी कि दोस्तों ये एलपीजी के बारे में पूछ रहे हैं। तो दोस्तों ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण होता है एलपीजी गैस में। अगला प्रश्न, कैथोड किरणें क्या होती हैं? तो दोस्तों कैथोड किरणें प्रोटॉन्स की धारा होती है। अगला प्रश्न है, आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो दोस्तों वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अगला प्रश्न, विटामिन ए की कमी के कारण सामान्यतः शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों जैसा कि अब अपने अभी डिस्कस किया था, विटामिन ए की कमी के कारण मानव आंख प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, चमगादड़ में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों प्राश्रव्य ध्वनि तंत्र, जिसे अल्ट्रासोनिक भी कहा जाता है। चमगादड़ इसी के द्वारा नेविगेशन करते हैं। अगला प्रश्न, किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसमें क्या परिवर्तन होगा? तो दोस्तों उसका भार कम हो जाएगा। अगर द्रव्यमान की दृष्टि से पूछा जाता तो द्रव्यमान उसका समान रहता। अगला प्रश्न है, जब इलेक्ट्रॉनिक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो क्या होता है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और वेग दोनों बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, कार की बैटरी में कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न, पेड़ ऊर्जा का कैसा स्रोत है? तो दोस्तों याद रखिएगा, नवीकरणीय स्रोत है पेड़ ऊर्जा का।
अगला प्रश्न है, लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों यह आयरन की अधिकता या लोहे की अधिकता के कारण लाल रंग होता है लेटराइट मिट्टी का। अगला प्रश्न है, पौधों और जानवरों की सबसे अधिक किस्में कहाँ पाई जाती हैं? तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय वनों में पौधों और जानवरों की सबसे अधिक किस्में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय वन दोस्तों वही है जो अधिकतर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, बस में ड्राइवर के पास लगा हुआ दर्पण कौन सा होता है? तो दोस्तों यह उत्तल दर्पण होता है। यह प्रश्न दोस्तों कई तरह से पूछा जा चुका है, तो इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे NaHCO कहा जाता है का साधारण नाम क्या है? तो दोस्तों बेकिंग सोडा या खाने के सोडे का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। यह प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न, वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा पौधों के रूपाकार का अध्ययन करती है? तो दोस्तों इसे परिस्थिति विज्ञान कहते हैं, जिसमें पौधे के रूपाकार का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, शीरा से मदिरा निकालने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों किण्वन की प्रक्रिया से शीरा से मदिरा निकाली जाती है। अगला प्रश्न, क्लोन किसकी कॉलोनी है? दोस्तों एक समान अनुवांशिक संगठन वाली कोशिकाओं की कॉलोनी को क्लोन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कीटोन द्वारा प्राकृतिक फूलों से परागकण कैसे होते हैं? दोस्तों यह सूक्ष्म और चिपचिपे होते हैं। अगला प्रश्न, जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? दोस्तों जीवाश्म से जैव विकास के पक्ष में प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। यह सभी प्रश्न दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट हैं और जो कि पहले कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। हो सकता है इन्हीं में से प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सके। और दोस्तों MCQ ना लाने के पीछे मेरा मेन उद्देश्य यह रहता है कि आपका समय बच सके और वन लाइनर प्रश्न याद करने में आसान होते हैं। इस वजह से मैंने बाकी 3 ऑप्शन हटा के सिर्फ आंसर लेकर आया हूं, ताकि एग्जाम में आपको प्रश्न देख के तुरंत आंसर याद आ जाए। सिर्फ यही कारण है MCQ ना लाने का। अगला प्रश्न है, एस्बेस्टोस द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो दोस्तों याद रखिएगा इस रोग का नाम है वास्तफीति, जो एस्बेस्टोस द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है? तो याद रखिएगा पानी की कमी के कारण मानव शरीर में डिहाइड्रेशन होता है। अगला प्रश्न, एक मोटर वाहन का पीछे की चीजें देखने वाला दर्पण कौन सा होता है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, यह प्रश्न कई तरीके से पूछा जाता है, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी आकार में सबसे बड़ा होता है? तो दोस्तों शुतुरमुर्ग धरती पर पाया जाने वाला आकार में सबसे बड़ा पक्षी है। साथ ही याद रखिएगा अल्बाट्रॉस नाम का एक पक्षी है जो कि समुद्र में पाया जाने वाला सबसे बड़ा पक्षी है, तो इनका भी याद रखिएगा। धरती पे यानी कि जमीन पर पाया जाने वाला शुतुरमुर्ग और समुद्र में पाया जाने वाला अल्बाट्रॉस। अगला प्रश्न है, जूते के तलवों में तला किसको बढ़ाने के लिए लगाया जाता है? तो दोस्तों यह फ्रिक्शन यानी कि घर्षण बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। एक प्रश्न आता है कि बर्फ पे चलना सतह पे चलने के या रोड पे चलने की कंपैरिजन में ज्यादा कठिन क्यों होता है? तो क्योंकि दोस्तों बर्फ पे घर्षण कम होती है, इस वजह से बर्फ पे चलना कठिन होता है। अगला प्रश्न है, मानव के गुर्दों का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कैडमियम प्रदूषण के कारण मानव में गुर्दों का रोग होता है। गुर्दा यानी कि किडनी दोस्तों। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर सामग्री क्या होती है? तो दोस्तों हीरा सबसे कठोर सामग्री तो नहीं कह सकते इसको, सबसे कठोर पाया जाने वाला तत्व कह सकते हैं, हीरा है। अगला प्रश्न, आयोडीन के स्ट्रक्चर में क्या निहित होता है? तो दोस्तों इसमें अल्कोहल में आयोडीन का विलयन निहित होता है आयोडीन के स्ट्रक्चर में। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से जीभ तथा त्वचा में रूखापन आ जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा विटामिन B12 की कमी से
जीभ तथा त्वचा में रूखापन आ जाता है। साथ ही विटामिन सी की कमी से भी जीभ तथा त्वचा में रूखापन आ जाता है। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं? तो दोस्तों विटामिन एच, जिसे बायोटीन कहा जाता है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, विटामिन एच मतलब B7 का मतलब विटामिन एच होता है, या कह सकते हैं विटामिन B7 को विटामिन एच या बायोटीन कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। साथ ही दोस्तों एक प्रश्न आता है कि मनुष्य के हृदय के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों कोबाल्ट मनुष्य के हृदय के लिए आवश्यक तत्व है। अगला प्रश्न, कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, विटामिन बी एवं विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। वही मैंने आपको अपनी थ्योरी क्लास में ट्रिक बताई थी, कीड़ा से याद रखिएगा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, यह वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी, इसको थायमिन कहते हैं। और विटामिन सी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन किसी भी सब्जियों में नहीं पाया जाता? तो दोस्तों अभी प्रश्न आया था कि सौर ऊर्जा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन डी इसका सही जवाब होगा। विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, इसे भी याद रखिएगा। और सौर ऊर्जा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो याद रखिएगा विटामिन डी। और कौन सा विटामिन सब्जियों में नहीं पाया जाता? तो विटामिन डी। मनुष्य की हड्डियों को मजबूती देने वाला कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन डी। और प्रश्न आता है कि छोटे बच्चों को किस विटामिन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? तो विटामिन डी। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो दोस्तों विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, घाव भरने में सहायक होता है। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है? तो विटामिन डी, जैसा कि मैंने अभी बताया, कैल्सीफेरॉल हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, विटामिन B12 वर्षा के जल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? तो दोस्तों शुष्क सेल का एनोड ग्रेफाइट का बना होता है। अगला प्रश्न है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए। अगला प्रश्न, प्रकाश वोल्टेज ऊर्जा का कैसा स्रोत है? हम स्प्रिंट है दोस्तों, यह दोस्तों आप पारंपरिक स्रोत है प्रकाश वोल्टेज ऊर्जा का। अगला प्रश्न, सोडियम पंप का प्रयोग कहां पर होता है? दोस्तों तंत्रिका आवेग में सोडियम पंप का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, शैवाल में बहुल का क्या होती है? दोस्तों इनको इस तरह से पूछा जाना चाहिए था कि शैवाल में बहुलता किसकी होती है? तो दोस्तों क्लोरोफिल की बहुलता होती है शैवाल में। साथ ही आयोडीन की भी बहुलता होती है शैवाल में, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न, विटामिन B12 में कौन सी धातु विद्यमान होती है? तो दोस्तों जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया था, विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु विद्यमान होती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? तो दोस्तों स्ट्रेंज गैस जिसे कहा जाता है ऑर्गन, वायुमंडल में निष्क्रिय अवस्था में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न, इसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है? तो दोस्तों फ्लोरीन की कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति पर बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ग्लूकोज बनता है, पानी बनता है और ऑक्सीजन बनता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति पर। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है? तो दोस्तों अवतल लेंस के चश्मे लगाए जाते हैं निकट दृष्टि दोष के लिए। और यह प्रश्न दोस्तों कल यानी कि 26 तारीख के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, नींबू में मुख्यतः कौन सा एसिड उपस्थित रहता है? तो दोस्तों साइट्रिक एसिड
नींबू में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है, यह किसका कारण है? तो दोस्तों यह वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है कि सूर्योदय से थोड़ी देर पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है। भोजन में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इस रोग का नाम है एनीमिया। साथ ही एनीमिया रोग में मानव रक्त की कमी हो जाती है। इसे भी याद रखिएगा, प्रश्न आता है कि रक्त की कमी किस रोग में होती है? तो एनीमिया रोग कहलाता है। अगला प्रश्न है, बाइसिनोसिस बीमारी क्या होती है? तो दोस्तों यह फेफड़ों से संबंधित एक बीमारी है जो रेसे युक्त धूल में अधिक समय तक सांस लेने से होती है। साथ ही अभी पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था कि कवक द्वारा मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है या किस अंग में रोग होता है? तो ऑप्शन में फेफड़ों का रोग दिया हुआ था और यही इसका सही उत्तर था। कवक से कई प्रकार के रोग होते हैं लेकिन ऑप्शन के हिसाब से उसमें सिर्फ फेफड़ों का रोग दिया हुआ था। अगला प्रश्न है, जल में पानी का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? दोस्तों जल और पानी तो एक ही होता है, ऐसा होगा जल में हवा का बुलबुला या पानी में हवा का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो दोस्तों यह है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण किस दिन हो सकता है? तो दोस्तों चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। अगला प्रश्न, पीतल के निर्माण में कौन सा धातु प्रयोग होता है? तो दोस्तों जस्ता और तांबा का मिश्र धातु है पीतल। अगला प्रश्न है, भूकंप तरंग किस में दर्ज की जाती है? तो दोस्तों याद रखिएगा सीज्मोग्राफ में भूकंपीय तरंगें दर्ज की जाती हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन था जिसने अपने स्नानागार में एक प्रसिद्ध खोज की थी? तो दोस्तों आर्किमिडीज ने उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था जिसे इंग्लिश में बॉयंसी फोर्स के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के तहत उन्होंने बताया था कि कोई भी वस्तु अगर पानी में डूब रही है तो वह जितना बल लगाएगी पानी के द्वारा भी उस पर उतना ही बल लगाया जाएगा और इसी सिद्धांत पर पानी के जहाज कार्य करते हैं और आर्किमिडीज का संबंध ग्रीस से है, तो यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करता है? तो याद रखिएगा दोस्तों पराबैंगनी विकिरण से संरक्षण प्रदान करता है ओजोन। ये प्रश्न इस तरह से भी आता है कि ओजोन परत हमें किससे संरक्षण देती है? तो पराबैंगनी किरणों से या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, रेस से। अगला प्रश्न है, गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होती है? तो दोस्तों लाल रंग की चमक आती है गर्म किए जाने पर नीले कांच में। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील क्या है? तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। शक्ति का मात्रक क्या है? तो याद रखिएगा वाट शक्ति का मात्रक है। अगला प्रश्न है, जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर संभव है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अधिकतम घनत्व संभव है और यह प्रश्न भी दोस्तों पटवारी के एग्जाम में अभी हाल ही में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला जानवर कौन सा था? तो दोस्तों वह एक कुत्ता था और इसका नाम लुईस था। स्फेग्नोमैनोमीटर नामक उपकरण किसके मापन के लिए काम में लाया जाता है? तो दोस्तों यह रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर की जांच के लिए आपने देखा होगा एक मीटर को डॉक्टर द्वारा पंप किया जाता है तो वह स्फेग्नोमैनोमीटर कहलाता है, जिससे ब्लड प्रेशर की जांच होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की पटल पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो दोस्तों ऑक्सीजन गैस पृथ्वी पटल पर सर्वाधिक मात्रा में है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो दोस्तों वह उसे काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न, बिजली के बल्ब में जो यह तंतु है दोस्तों तंतु होता है वह किसका बना होता है? तो दोस्तों वह टंगस्टन का बना होता है। तंतु यानी कि दोस्तों फ्लैगमेंट। अगला प्रश्न, प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? तो दोस्तों सोयाबीन
प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है। अगला प्रश्न है, हवा में छोड़े जाने वाली वृक्षोपास्त किस तरह के पथ पर अनुसरण करता है? तो दोस्तों यह परवलयिक पथ पर अनुसरण करता है। तो दोस्तों यह थे हमारे सामान्य विज्ञान के मिक्स टाइप कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूं आपको आपके आने वाले एग्जाम में उपयोगी साबित होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ ही दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हमारे चैनल अथर्व एकेडमी पर पटवारी के लिए प्रैक्टिस सेशन की क्लासेस भी कंटिन्यू चालू है। तो अगर आपने वह नहीं देखी है तो उन्हें भी देखिए, उससे काफी प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। साथ ही एनालिसिस वाली क्लासेस भी जरूर देखिए, कई प्रश्न एज इट इज कॉपी हो रहे हैं, बाकी 50 से 60% सेम टॉपिक से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो एनालिसिस वाली वीडियो जब तक आपका एग्जाम है तब तक जरूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।